स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आज आपके लिए चैप्टर 4 क्लास 6 एनसीईआरटी में आगे का इतिहास लेकर आया हूं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा किस प्रकार से वैदिक सभ्यता का विकास हो रहा था, वेदों की रचना की जा रही थी, एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा था, ये आपने देखा। उसी के साथ साथ जो है उसी के समकालीन एक और अन्य सभ्यता जो है विकसित हो रही थी। और वह सभ्यता क्या विकसित हो रही थी? तो वो थी मेगालिथ। मेगालिथ सभ्यता विकसित हो रही थी। द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। मेगालिथ्स का मतलब क्या होता है? मेगालिथ, मैंने लिथ वर्ड का अर्थ आपको बताया था अपनी पहली कक्षा में। तो लिथ का मतलब होता है मेगा। मेगा मीन्स होता है बिग और लिथ्स मतलब होता है स्टोन। स्टोन। तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी चल रही है, ये स्टोरी चलती है बड़े पत्थरों की। ऐसे विशालकाय पत्थरों की स्टोरी चल रही है जिनका प्रयोग मानव ने बहुत ही कुशलतापूर्वक किया, जिसके जो छाप है वो हमें आज के वर्तमान की सभ्यता में दिखाई देते हैं, जो आपको इस्लाम में भी दिखाई देता है और ईसाई धर्म में भी दिखाई देता है। तो इन पत्थरों का जो कालक्रम था वह 3000 वर्ष पूर्व का था। पत्थरों का कालक्रम 3000 वर्ष पूर्व। 3000 वर्ष पूर्व का था। और इन पत्थरों का प्रयोग मानव ने किस प्रकार से किया? तो इन पत्थरों का प्रयोग मानव ने अपने परिजन की अंत्येष्टि करने के बाद वहां पर प्रतीक चिन्ह के रूप में किया, ताकि जब भी कभी वापस वहां पर अपनी भावनाओं को, अपनी सिंपैथी को जो है व्यक्त करने के लिए जाना चाहें, तो उस स्थान को उन्हें खोजना ना पड़े, आसानी से उस स्थल को वो प्राप्त कर सकें। तो इनका जो है प्रयोग किया गया किस लिए? अंत्येष्टि वाले स्थान पर चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में इन जो है बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया। यानी अंत्येष्टि करने के बाद, कवर करने के बाद वहां पर इन बड़े पत्थरों को स्थापित कर दिया जाता था। अब ये जो प्रक्रिया जो प्रचलन में था वह संपूर्ण भारत में नहीं था, यह 4 पार्ट में था। वो 4 पार्ट कौन-कौन से आते हैं? वह 4 पार्ट्स जो हैं, पहला आता है आपका कश्मीर, दूसरा जो आता है डेक्कन, और तीसरा जो आता है नॉर्थ ईस्ट, और जो चौथा आता है वह आता है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया। तो इस प्रकार से देश के इन 4 क्षेत्रों में, देश के इन 4 क्षेत्रों में मेगालिथ जो है डेवलप हो रहा था, विकसित हो रहा था। मानव ने जो है इनको, इन पत्थरों को प्रतीक चिन्हों के रूप में इन स्थानों पर प्रयोग किया। इसके साथ-साथ जो पुरातत्वविदों को अन्य जानकारी प्राप्त होती है इस अंत्येष्टि से संबंधित, वह यह है कि इनके जो अंत्येष्टि करने की जो प्रथा थी, जो प्रचलन था, वह 2 प्रकार से था। और 2 प्रकार से क्या-क्या थे? तो वह 2 प्रकार से ये थे कि पहला तो गर्त होम, यानी कि ज़मीन के भीतर अंडरग्राउंड जिसको हम कहते हैं, अंडरग्राउंड अंत्येष्टि। तो पहला तो था अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड एक तो इस तरीके से, यानी ज़मीन के भीतर गड्ढे को खोद करके, एक गर्त बना करके, और उसमें जो है परिजन को दफनाने की, कवर करने की प्रक्रिया। दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये था कि पत्थरों को सरफेस के ऊपर जो है उनको गोलाकार आकृति में रख करके, बड़े-बड़े पत्थरों को, और बीच में सेंटर में उनको जो है कवर कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये 2 जो है प्रथाएँ प्रचलन में थी। इसके साथ-साथ जो एक अन्य बात आती है जो सामान्य भी है, जो इन सभी जगहों पर जो अंत्येष्टि की प्रथा का जो एक सामान्य बिंदु हमारे सामने आता है, जो सभी
जो है स्थानों पर मिला-जुला रूप है, वो ये है कि जो इनकी जो है अंत्येष्टि करने की जो प्रथा थी, कब्र करने की जो प्रथा थी, वह एक ये थी कि वो एक जो है बर्तन बनाते थे, मिट्टी का बर्तन, मृदभांड बड़ा-सा जो है साइज़ के हिसाब से तैयार करते थे और उसको रेड या ब्लैक कलर से पॉलिश किया जाता था और उसके भीतर जो है अंत्येष्टि की जाती थी। यानी उसमें शव को लिटा करके उसके बाद जो है उसको कब्र किया जाता था। तो यह प्रथा जो है यह सामान्य रूप से सभी स्थानों पर दिखाई देती है। लेकिन इनमें जो कुछ विशेष था, वह विशेष क्या था? तो विशेष में अगर आप देखेंगे तो विशेष में ये था कि कुछ स्थानों पर हमें ये प्राप्त होता है कि ये जो मानव था, मानव ने जो है समाज के स्तर के हिसाब से भी जो है अपने अंत्येष्टि क्रिया को जो है अंजाम दिया है। वह क्या था कि जैसे हमें जो है स्थल से जो प्राप्ति हुई है, जिन सामग्री की प्राप्ति हुई है, वो ये है कि शव के साथ-साथ घोड़े का कंकाल मिला है। घोड़ा, कंकाल, उससे संबंधित घोड़े से संबंधित सामग्री, घोड़े से संबंधित सामग्री। और जो अगला बिंदु हमारे सामने आता है वो ये है लोहे के बने हुए हथियार, लोहे के बने हथियार। लोहे के बने हथियार। तो इस प्रकार से हमें जो अ, इससे जो जानकारी प्राप्त होती है, जो निष्कर्ष हमारे सामने आता है, वह निष्कर्ष ये आता है कि जो समाज का कुछ ऐसा भी वर्ग था, जो उच्च वर्ग का था, कुछ मध्यम वर्ग के थे और कुछ निम्न वर्ग के थे। तो समाज के इन स्तर को देख कर के यह जो है प्रमाणित होता है कि उनके अंत्येष्टि करने की जो प्रथा थी, जो प्रक्रिया थी, उसमें भी जो है अंतर था। जैसे अब घोड़े का कंकाल हमें मानव के शव के साथ प्राप्त होना, साथ-साथ जो है लोहे के हथियारों का प्राप्त होना, यह इस बात की पुष्टि करता है कि उस व्यक्ति का उस घोड़े के साथ और उस हथियार के साथ संबंध था। यानी कि हम उसको अगर एक अनुमान लगाएँ, एग्ज़ैक्टली तो इतिहास में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि शायद संभवतः वह एक योद्धा रहा हो। क्योंकि उस समय घोड़े की महत्ता थी, जो है ट्रांसपोर्ट के रूप में, युद्ध स्थल पे प्रयोग किए जाने के रूप में। दूसरा बिंदु हथियार, तो हथियार का प्रयोग मानव कब करता है? हथियार का प्रयोग मानव करता है विशेष रूप से युद्धों के समय। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि उस व्यक्ति को वह घोड़ा और वह हथियार प्रिय रहा होगा। इसलिए उस शव के साथ-साथ घोड़े का कंकाल और लोहे के हथियार की भी प्राप्ति हुई है, जिसको उस समय के मानव ने उसके शव के साथ में उसको दफन कर दिया था, कब्र कर दिया था। तो यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद जब हम थोड़ा-सा और अधिक आगे जब बढ़ते हैं, तो हमें क्या जो है जानकारी प्राप्त होती है, वो जानकारी ये प्राप्त होती है कि जब ये जो मानव था, ये इसके जो इनके स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, जो इनका अंत्येष्टि स्थल प्राप्त हुआ है, उन स्थलों से हमें यह जो है जानकारी प्राप्त होती है कि कुछ स्थल तो ऐसे थे जहाँ पर एक ही परिवार के सभी परिजनों का अंत्येष्टि किया गया था। यानी उनके कालक्रम में जो है अंतर हमें दिखता है। कालक्रम में जो अंतर दिखता है, वो यह अंतर दिखता है कि आज किसी व्यक्ति की जो है उसकी मृत्यु हुई, उसका अंत्येष्टि किया गया। कुछ समय पश्चात दूसरे व्यक्ति की, कुछ समय पश्चात तीसरे व्यक्ति की। तो इस प्रकार से एक ही स्थान पर कई कब्रों का प्राप्त होना इस बात की पुष्टि करता है कि संभवतः वह जो स्थल है वह किसी एक परिवार से संबंध रखता है। उदाहरण अगर आप देखें तो जो है आप देख सकते हैं कि आज के कुछ समय पूर्व विशेष करके यूपी और बिहार के अभ्यर्थी जो बिलॉन्ग करते हैं उनको इस बात की जानकारी भी होगी कि जो हमारे घर के जो पूर्वज थे, जो पुरखे थे, जो दादा-बाबा जो हमारे थे उनका एक ही अंतिम इच्छा होती थी कि जब भी हमारा अंत्येष्टि किया जाए, तो वह हमारे किसी खेत में कर दिया जाए।
या हमारे जो है किसी बाग बगीचे में कर दिया जाए। क्योंकि उनकी इच्छा थी और ऐसा उनका मानना था कि ऐसा करने से हम जो है सूक्ष्म रूप से अपने परिवार के साथ जो है जुड़े रहेंगे। तो यह जो है एक कॉमन बात है। तो इस प्रकार से जो है हमें वह जो है प्राप्त होता है। इसके बाद जो हमें अगली जानकारी जो प्राप्त होती है ब्रह्मगिरि से। कर्नाटक के ब्रह्मगिरि जो है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरि से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो यह प्राप्त होती है कि एक अंत्येष्टि स्थल से हमें 33 गोल्ड के बीड्स प्राप्त होते हैं, 2 स्टोन के बीड्स प्राप्त होते हैं, 4 जो है कॉपर की बैंगल्स प्राप्त होती हैं और इसके साथ-साथ एक जो है शंख की प्राप्ति होती है। तो यह स्थान कहाँ पर है? यह है कर्नाटक के ब्रह्मगिरि में। ब्रह्मगिरि, ये कहाँ पर है? कर्नाटक, कर्नाटका, कर्नाटका में है। और यहाँ से जो प्राप्ति हुई है, मानो कि 100 के साथ में वो क्या है? 33 हैं, 33 गोल्ड बीड्स हैं और इसके साथ-साथ 2 स्टोन बीड्स हैं, 4 कॉपर की बैंगल हैं और एक जो है हमें कोंच सेल मिलता है, कोंच सेल मिलता है। तो यह जो आप देख रहे हैं, सोना, गोल्ड जो आज भी जो है सारी धातुओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो धातु का, सोने की धातु का उस समय प्रचलन में होना और 100 के साथ पाए जाना, इस बात को प्रमाणित करता है कि संभवतः वह व्यक्ति किसी उच्च कुल से या उच्च घराने से बिलॉन्ग करता था। तो अब क्यों ऐसा हमें जो है ये बात स्पष्ट होता है, क्योंकि कुछ जो अन्य 100 अन्य अंत्येष्टि स्थल से जो प्राप्त होते हैं, वहाँ पर मानव का जो शव हमें प्राप्त हुआ है, वह सिर्फ मानव के कंकाल शव ही प्राप्त हुए हैं। कुछ स्थानों पर शव के साथ-साथ इस प्रकार की सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि जो समाज का जो सामान्य वर्ग था, वे अंत्येष्टि करते समय सिर्फ पुरुषों या महिलाओं या बच्चों की सिर्फ उनके डेड बॉडी को ही कवर करते थे। जो उच्च वर्ग था, वह जो है उसके अनुसार करता था, यानी कि उस व्यक्ति से प्रिय जो भी वस्तुएँ होती थी या जिनका वह इस्तेमाल करता था, तो उस व्यक्ति के जो है खत्म हो जाने पर, उसकी मृत्यु हो जाने पर उसी के साथ-साथ उनके वस्तुओं का भी जो है कवर कर देना, अंत्येष्टि उसी के साथ कर देना। तो एक तो यह चीज़ हमें दिखाई देती है। इसके बाद जो है दूसरा, और हम जब आगे बढ़ते हैं, तो एक जो है दूसरा स्थल जो हमें पुरातात्विक स्थल प्राप्त होता है, वह है इनाम गाँव का। इनाम गाँव कहाँ पर है? तो जब इनाम गाँव की हम चर्चा करेंगे, ये हमारे लिए जो है सभी अंत्येष्टि स्थलों में से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी जानकारी जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है सभी यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए। तो जो इनाम गाँव है, इनाम गाँव, इनाम गाँव, ये हमें प्राप्त होता है भीम नदी की सहायक नदी गोड और उसके समीप इनाम गाँव विलेज। तो भीम नदी, भीम नदी की सहायक, भीम नदी की सहायक गोड नदी के समीप से, कहाँ से? महाराष्ट्र से, समीप महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इनाम गाँव स्थल, इसको चिन्हित कीजिए। इनाम गाँव स्थल कहाँ से संबंधित है? कहाँ इसकी प्राप्ति हुई है? तो अगर ऑप्शन में दोनों स्थल का ज़िक्र होता है, दोनों स्थल आपके सामने विकल्प के रूप में आते हैं, तो आप गोड नदी को ऑप्शन के रूप में चुनेंगे। अगर गोड नदी विकल्प के रूप में आपके सामने नहीं है, तो आप भीम नदी को चुनेंगे। तो इस प्रकार से आप भीम, गोड के ना होने पर भीम नदी और दोनों के होने पर गोड नदी
को आप विकल्प के रूप में चुनेंगे। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब यहाँ से जो हमें 100 प्राप्त हुआ है, वो उसकी सबसे खास बात क्या है? उसकी सबसे खास बात ये है, वह सभी अंत्येष्टि स्थलों में से सबसे बड़ा अंत्येष्टि स्थल है, जो 5 कमरों का एक कक्ष है। 5 कमरे, 5 कमरे हैं इस कक्ष में, प्लस एक भंडारगृह, भंडार घर यानी ग्रेनरी, एक ग्रेनरी भी हमें मिलता है। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय जो यहाँ से जो 100 की प्राप्ति जो हुई है, जो अंत्येष्टि हमें जो अवशेष प्राप्त होते हैं, वह क्या है कि व्यक्ति को एक मिट्टी के जार में इस प्रकार से जो है दफनाया गया है, इस प्रकार से कवर किया गया है, जैसे आप चारपाई देखते हैं, 4 पैर हैं उसमें, 4 पैर, 4 पैर एक स्टैंड के रूप में, एक मिट्टी के बर्तन के साथ चारों पैर जुड़े हुए हैं और इसके बीच में जो है उस व्यक्ति को लिटाया गया है। दूसरी जो बात है, वो जो है इसको लिटाया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वो बिंदु है कि जो इस पुरुष की जो दिशा है, वह दिशा की सबसे पहले हमको यहीं से जानकारी प्राप्त होती है कि उत्तर की तरफ जो है सर और दक्षिण दिशा की तरफ पाँव को करके लिटाया गया है। तो अब यहाँ पर जो आप देखेंगे, वह क्या है कि जो व्यक्ति को लिटाया गया है, तो वो ऐसे लिटाया गया है, क्रॉस करके। तो ये है जो है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है आपका हेड, और ये है साउथ डायरेक्शन, ये है लेग। तो लेग्स को कैसे रखा गया है? क्रॉस पोजीशन में। लेग्स को क्रॉस पोजीशन, ऐसे जो है क्रॉस पोजीशन में लेग को रखा गया है। सर को नॉर्थ डायरेक्शन में रखा गया है और लेग्स को, पाँव को साउथ डायरेक्शन में रखा गया है। तो सर्वप्रथम जो हमें इस बात की पुष्टि हुई, जो कि आज भी जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जो है यही प्रथा प्रचलन में है। यही प्रथा प्रचलन में है कि जो है यहाँ से जो है पैर को साउथ डायरेक्शन और सर को नॉर्थ डायरेक्शन में करके जो है अंत्येष्टि किया जाता है। तो इस बात की जो है हमें पुष्टि होती है, वह इनाम गांव से होती है। भीम नदी की सहायक नदी गोड नदी के समीप इनाम गांव नामक स्थल महाराष्ट्र से जो है 5 कमरों का कक्ष और साथ में एक बड़ा भंडार गृह की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार से जो मानव की जो है अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया थी, जो उनका प्रथा था, उनका जो प्रचलन था, वो हमारे सामने आता है। अब इनमें इसके साथ साथ जो अन्य और भी कुछ चीजें तो हमारे सामने आती हैं निकल करके, वह ये आती हैं कि जो ये लोग थे, इनका व्यवसाय क्या था, मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जब हम इनके व्यवसाय के रूप में अब जब आगे जिक्र करते हैं, तो जैसा कि आपने देखा कि यह जो सभ्यता है, यह ग्रामीण सभ्यता है और ग्रामीण स्तर पर इसका जो है स्टेप बाय स्टेप विकास हो रहा है, विकसित हो रही है स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप देखते हैं कि जो ग्रामीण सभ्यता है, तो एक कॉमन फैक्ट हमारे सामने आता है क्या, कि जो ग्रामीण सभ्यता विकसित हो रही है, तो वहाँ के लोगों का जो व्यवसाय होगा, वह भी जो है गाँव से संबंधित होगा, यानी कि कृषि से संबंधित होगा। तो जो है कृषि कार्य उस समय जो है मुख्य अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के लोग, ग्रामीण सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वह थी कृषि व्यवसाय। तो व्यवसाय आप क्या देखते हैं? कृषि। कृषि कृषि कार्य में ये क्या करते थे? तो कृषि कार्य में जौ, गेहूं, चावल, सरसों, दाल आदि। तो इस प्रकार से जो है इस मेगालिथ पीरियड के जो लोग थे, वे इन फसलों का उत्पादन करते थे।
अब इन फसलों का उत्पादन करने के साथ-साथ व्यवसाय के रूप में उनके साथ एक जो अन्य चीज़ जुड़ता है, अब कृषि कार्य से संबंधित जो होते हैं वो पशु आते हैं। तो अब कृषि करने के साथ-साथ इनका जो संबंध था वो पशुओं का भी था, यानी कि पशुपालन भी ये करते थे। तो कृषि के साथ-साथ दूसरा व्यवसाय क्या था इनका? पशुपालन। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पशुपालन। पशुपालन में ये क्या पालते थे? तो पशुपालन में भैंस है, भेड़, बकरी, सूअर, अन्य अन्य पशुओं का पालन ये करते थे। तो भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सूअर है, आदि पशुओं का वो पालन करते थे। इनके अवशेषों की हमें प्राप्ति होती है। तो इनके अवशेषों के प्राप्त होने से इस बात की पुष्टि होती है कि वहाँ के लोगों का, उस समय के लोगों का जो व्यवसाय था, वह व्यवसाय कृषि कार्य और पशुपालन था। तो इस प्रकार संभवतः आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं आपको इसमें कोई डाउट लगता है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे अपने प्रश्नों का हल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये, इस चैप्टर को हम यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि अब यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और हम अगली कक्षा में आपसे जो है चर्चा करेंगे, जब वैदिक सभ्यता का विकास धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते जो है अब राज्यों की स्थापना, साम्राज्यों का विकास होना, राजाओं की परिभाषा में परिवर्तन, अब राजा कैपिटल रखने लगा था, आर्मी रखने लगा था अपनी। तो उन चीज़ों को हम अपने अगले चैप्टर में जो है अध्ययन करेंगे, जहाँ पर एक विकसित राज्य और साम्राज्य देखने को मिलता है, राजा की परिभाषा अलग रूप में हमारे सामने आती है और किस प्रकार से जो है जनपद और महाजनपद का विकास हमारे सामने देखने को मिलता है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे व्यूअर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।